हाय एवरीवन, मेरा नाम श्रेष्ठा श्रीवास्तव है। मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ। हम क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं। उसी सीक्वेंस में मैंने आपसे बात करी थी कल कि जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा तो मैं उसका अलग से आपको डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। डिटेल में हम उसकी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। उस टॉपिक के बारे में समझेंगे, उससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं ये देखेंगे। बहुत ज़रूरी, और सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, ज़्यादा हम काम कर किस पे करेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और हम इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। थोड़े बड़े उससे लिखते ताकि आपको दिखाई दे। लेट मी राइट हियर, 1 सेकेंड। 360 अप्रोच पे अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो यू हैव टू प्रिपेयर ऑन 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री पे आपको प्रिपरेशन करनी कि आपको टॉपिक भी पढ़ना है, आपको क्वेश्चंस भी देखना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या एक्सपेक्टेड है, और ये हम कैसे जान पाते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है। मैं पढ़ाऊंगी भी, आप ये मत सोचना कि सिर्फ टाइम वेस्ट है। नो, सबसे पहले टॉपिक पढ़ने से पहले एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले मैं ओबी की 300+ MCQs करा चुकी हूँ, वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगे थे, अभी उसमें से बहुत कराने भी हैं, बट जो मुझे लगे थे वो मैंने डिटेल में उसको लेक्चर को कवर किया, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन स्टार्ट हो गया, जिसमें हमने आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और ये सीरीज चलती रहेगी। मैं साइड बाय साइड आपको PYQ भी स्टार्ट करा रही हूँ और पहला मैं चुन रही हूँ PPM। तो आपका PYQ चलता रहेगा, प्लस ये बेसिक्स चल रहा है। बेसिक्स में IR के क्वेश्चन चलते रहेंगे ताकि आपका बेस होना चाहिए। अब ये मैं PYQ क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने तो कहा था मैं बेस से चलूँगी। मैं वो भी बता रही हूँ आपको कि 21 से आपका UGC नेट का एग्ज़ाम है एंड यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर दैट, ठीक है। तो वो कैसे होगा, 360 पे प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चल पाएगा क्वेश्चन। तो मैं PPM के PYQ से स्टार्ट करूँगी। पॉसिबल है कल या फिर परसों, हद परसों तक मैं इसको स्टार्ट करूँगी PPM को, और उसके हम क्वेश्चंस करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, कम क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन PYQ को सॉल्व करेंगे। उसमें जो मुझे लगेगा मैं वहीं आपको बता दूंगी कि हाँ ये ऐसा है, एक्सपेक्टेड ऐसा है। इस तरीके से बात करेंगे ताकि 21 से पहले कवर हो जाए, और हम कोशिश करें कि हम PYQ भी कंप्लीट कर लें 10 यूनिट का नेट से पहले, नेट के एग्ज़ाम से पहले। और उसके बाद हम क्या करें, फिर हम रिपीट करें, जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं ना वो रह जाते हैं वो करेंगे। और ये जो आपका बेसिक्स टू एडवांस चल रहा है ना वो चलेगा, जिसमें एक यूनिट हो चुकी है OB, दैट इज OB, नाउ IR। एंड आफ्टरवर्ड्स हम सॉल्व करेंगे, विल गो फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, then Factories Act, then Mines Act, then after employee प्रोविडेंट फंड वाला एक्ट कर लेंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट एक्ट करेंगे, लेबर वेलफेयर की यूनिट करेंगे, पूरा करेंगे, क्योंकि ये 360 पे आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। आपको PSU का एग्ज़ाम भी इसी से सिलेबस पूरा हो जाएगा। आपका जो है वेलफेयर इंस्पेक्टर वाला एग्ज़ाम RRB का हो रहा है, उसका भी हो जाएगा आपका कंप्लीट। आपका नेट का तो कवर होगा ही होगा, ठीक है। साथ में कल मैंने बैंक PO बोल दिया था, वो बैंक SO है, हो जाता है, ठीक है। SO का एग्ज़ाम का जो आपका सब्जेक्ट वाला एग्ज़ाम होता है वो हो जाएगा। ALC का एग्ज़ाम जब भी हो, गॉड नोस कब हो, पर जब भी होगा आपका ये कवर हो जाएगा। कभी EPFO का एग्ज़ाम हुआ, सरकार की कृपा हुई तो EPFO भी कवर हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं आप कितना कुछ। तो क्यों मैम ने बोला कि 30 डिग्री, मैम ने इसीलिए बोला कि 360 डिग्री क्यों मैम ने बोला था, इसलिए 10 यूनिट कवर करने सीख रहे हैं आप, कितना कुछ हो जाएगा। तो अब चले क्वेश्चन टॉपिक की तरफ चले। चलिए फटाफट से अब टॉपिक को देखते हैं, जिसमें से आज हम कलेक्टिव बार्गेनिंग पे बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो उससे पहले हम कलेक्टिव बार्गेनिंग शुरू करें। कलेक्टिव मतलब तो आप समझते होंगे ना, एक साथ। क्यों, अब बार्गेन मीन्स क्या होता है, लड़कियां तो इसमें एक्सपर्ट होती हैं, ठीक है। मैं तो हूँ, ठीक है। तो बार्गेन करते हैं, ठीक है। तो बार्गेन मतलब क्या, वो भैया धनिया 10 रुपए का नहीं 5 रुपए का दे दो, लाइक दिस। आप बताइए क्या ये होता है, धनिया नहीं भैया धनिया 5 रुपए का दे दो,
नहीं ना? तो चलिए देखते हैं, पूरी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। 5 मिनट इसी बताने में चला गया, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी ये वीडियो कोई देखेगा तो मैं चाहती हूँ उसको, जो बच्चा सीरियस हो उसकी हेल्प हो सके। और ठीक है, तो कोई बात नहीं, डिटेलिंग चलती है, कभी कभी तो चलती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। कलेक्टिव बार्गेनिंग is a fundamental process where employee representatives and employers negotiate. ठीक है, कल मैंने बताया था कि इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज बेसिक डिफरेंस, क्या होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का बेसिक डिफरेंस। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए एम्प्लॉयर का क्या होता है, एक लेमन टर्म में समझने की कोशिश करें, बिल्कुल बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ सैलरी और वेजेस के लिए कौन काम करता है, एम्प्लॉय। और इस देता कौन है सैलरी, एम्प्लॉयर। ठीक है, हायर करेंगे, पे ऑफ करेंगे, एम्प्लॉयर क्या करते हैं, बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना। एम्प्लॉय, मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है सब कुछ आता रहेगा पर ये नहीं पता है कि बेसिक क्या होता है, कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का डिफरेंस ही नहीं मालूम है और नहीं पता होता है। कोई भी शर्म की बात नहीं, सच में नहीं पता होता है, लोगों को नहीं पता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेज, कॉम्पनसेशन क्या होता है। बेसिक बेसिक आप समझ पा रहे हैं, बेसिक चीज़ भी पूछ लूँ तो अभी रिसेंट में एक चीज़ शेयर करती हूँ आपसे। एक वाइवा लिया था मैंने और मैंने बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे थे बच्चों से, तो आप बिलीव नहीं करेंगे। और मतलब बहुत ही सीनियर बच्चे, पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चे थे, एंड दे डोंट नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेज, कॉम्पनसेशन क्या होता है, नहीं पता है। ठीक है, तो कोई शर्म की बात नहीं है, नहीं पता होता है, हमें बेसिक टर्म नहीं पता होते हैं। तो एम्प्लॉय क्या होते हैं, बेसिकली जो हायर करते हैं, आपको पे करते हैं। ठीक है, और एम्प्लॉय एक बेसिक से बता रही हूँ, इसका डिटेल भी हम बात कर लेंगे, लेकिन एम्प्लॉय क्या, जो सैलरी के बदले आपके लिए काम करते हैं। ठीक है, चलिए अभी आपको आई थिंक सो क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़े। नेगोशिएट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कलेक्टिवली, इट फॉस्टर कम्युनिकेशन and understanding between the workforce and management, aiming to reach agreements that benefit both parties. क्या सिंगल पार्टी को हेल्प होगी तो चल जाएगा? नो, दोनों पार्टी को हेल्प होना चाहिए। तो क्या बोला कि एक फंडामेंटल प्रोसेस है जहां पर वेयर एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव, किसके रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव एंड एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव नेगोशिएट करते हैं। अब बात आती है कि क्या होता है नेगोशिएशन का मीनिंग, क्या होता है नेगोशिएशन का मीनिंग। तो नेगोशिएशन का मीनिंग क्या होता है, डिस्कस करना। ठीक है, डिस्कस करना। ठीक है, एट विच जो है, जहाँ पे एट विच पीपल ट्राई टू डिसाइड और एग्री समथिंग, किसी पे बात करते हैं, नेगोशिएट एक टर्म पे आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कंडीशन एम्प्लॉयमेंट कलेक्टिवली, कोलैबोरेटिवली, इट फॉस्टर कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो दोनों पार्टी का फायदा होना चाहिए। ठीक है, दिस प्रोसेस एसेंशियल इन बैलेंसिंग पावर डायनेमिक्स एंड प्रमोटिंग फेयर लेबर प्रैक्टिस। भाई दोनों पार्टी सेटिस्फाई रहेगी, दोनों को प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑब्वियसली फेयर तो चीज़ तभी होती है ना जब दोनों पार्टीज को प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेटिस्फाइड हैं। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक फंडामेंटल प्रोसेस है, बेसिकली आप समझ लो, लेमन भाषा में बता रही हूँ, बैलेंस बनाने के लिए, ताकि कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन ना रहे, भाई चीज़ें बराबर पार्टी में ठीक से नेगोशिएट हो, बार्गेन हो जाए। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, एक फंडामेंटल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, अगर कोई आपसे पूछे तो एक फंडामेंटल प्रोसेस है जहाँ पे एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉयर्स नेगोशिएट करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किसकी कंडीशन, टर्म्स में, एम्प्लॉयमेंट के। ठीक है, चलिए। Throughout history, collective bargaining has played a crucial role in improving workplace conditions, wages, and benefits. Its impact extend beyond individual companies, influencing labor laws, shaping industrial relations on a broader scale. तो छोटे स्केल पे बात तो हो ही नहीं रही है, ब्रॉड किस पे बात हो रही है, ब्रॉडर स्केल पे। चलिए ठीक है, अब डिफाइनिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ये कैसा प्रोसेस है, वॉलेंट्री।
कैसा प्रोसेस है? वॉलेंट्री। अब मैं पूछूं कि क्या आपको पता है कि वॉलेंट्री का मीनिंग क्या होती है? आप मुझे फटाफट ये वीडियो देख रहे पॉज करके तुरंत कमेंट करके बताओ कि वॉलेंट्री की का मीनिंग क्या होता है, क्या होता है अगर जब हम कहते हैं वॉलेंट्री। ठीक है, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से प्रोसेस है। रिप्रेजेंटेड पार्टीज होते हैं। एम फॉर एग्रीमेंट, किस चीज का है? एग्रीमेंट का एम। ठीक है, एग्रीमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब इम्पॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनता है, अभी तो डेफिनेशन से बनता है और अभी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नहीं है, वो मैं पर्सनल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे नोट्स भेजूंगी जिसमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन और मैंने शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स बनाए हुए हैं। आपको ज़्यादा नहीं, बस वो टर्म पढ़ के आपको पहचान लोगे आप। और जब PYQ लगाएंगे ना बेसिकली IR का, तब हम क्लियरली पढ़ लेंगे, क्योंकि इतना नहीं आप पढ़ पाओगे कि कितने लोगों ने डेफिनेशन दी होगी, आप किस किस को पढ़ोगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिक होती है, जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मैं तो यही करती थी अपने एग्जाम में, और इसी बेस पे मैंने एग्जाम निकाला हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करती थी ना, जितना PYQ में देख लेती थी, जितने अकॉर्डिंग डेफिनेशन पूछे गए हैं, मैंने क्या किया था, 2000 आई थिंक आई स्टार्टेड टू सॉल्व फ्रॉम 2007 समथिंग, 7 से लेके 2000 I cracked in my net in 2023। तो इतना मैंने रट डाला था। बेसिकली मैं बता रही हूँ, मैं पॉइंट्स को उसको प्रैक्टिस इतनी कर ली थी मैंने कि मेरे दिमाग में बैठ गया था। आप भी वही करो, इसका कोई और हल नहीं है। लेकिन यहाँ से जो मैं मार्क कर दे रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। चलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग क्या होता है? क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग? कि एक पार्टी का एक ऐसी कंडीशन होती है, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन होते हैं। कैसे क्वेश्चन होते हैं? मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कभी कभी अलग पूछता है, बहुत बार तो ये पूछता, ये भी पूछ लेता है, टाइप में पूछ लेगा है या नहीं है, ये भी पूछ लेगा। अब देखिए ये कितने मुस्कुरा रहे हैं दोनों, है ना, कितने मुस्कुरा रहे हैं, कितने खुश, इनके फेस देखिए ज़रा, कितने ज़्यादा, दे आर सो हैप्पी। तो दोनों मुस्कुराते कब हैं? दोनों कब मुस्कुराते हैं? आप इसी पिक्चर से समझने की कोशिश करिए कि दे बोथ आर स्माइलिंग, दे बोथ आर हैप्पी, एंजॉइंग देयर मोमेंट एंड एवरीथिंग। तो दोनों में एग्रीमेंट है ना, दोनों सही है ना। आई मीन सही इन द सेंस कि दोनों एक पॉइंट पे ही लाए कर रहे हैं। ठीक है, तभी तो खुश हैं। तो दोनों खुश होंगे तब कौन सी कंडीशन है? दैट इज इंट्रोगेटिव। अभी एक का चेहरा दुखी कर दूं, एक थोड़ा सा रुकिए, कुछ करते हैं, थोड़ी सी ड्राइंग मेरी खराब है लेकिन कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हैं। एक का चेहरा जरा दुखी करूं, आंसू वासू गिराऊं जरा। चलिए। हम्म, आंसू गिर रहे हैं उसके और वो हंस रही है। अब बताइए, फनी है, बस समझने का बहुत अच्छा तरीका भी हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। ठीक है, तो ये कैसी बार्गेनिंग, ये कंडीशन है कि एक पार्टी को, एक पार्टी लूज करेगी, एक पार्टी विन करेगी, यानी एक की बात रहेगी, एक की बात नहीं रहेगी। हमारे कॉमन झगड़ों में भी तो ये होता है, एक जीतता है और एक हार जाता है। ठीक है, दोनों जीत नहीं सकते, दोनों हार नहीं सकते। ठीक है, लूज लूज कंडीशन भी होती है लेकिन वो इतना फेमस है नहीं। लेकिन विन विन, एक जीतेगा, वही विन लॉस ही होता है। प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो एक तभी जीत सकता है जब दूसरा क्या हो, हारेगा, तभी एक जीतेगा। तो क्या होगा? दोनों ही खुश हैं। ठीक है, दोनों ही खुश हैं, तो एक ऐसी कंडीशन है विन विन। तो ये क्या हुआ? इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। वहीं बदल दें, हमने जैसे बात करी, ये दुखी हो जाए, आंसू गिरने लगे, और इसकी जो हंस रहा है ना, इसके पहले तो दांत अंदर करूँ मैं। ठीक है, तो पहले इसके दांत अंदर कर दिए मैंने। अब बताइए, थोड़ा दुखी दिखने लगा है ना, आंसू गिर रहा है, इसके आंसू गिरा देती हूँ मैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग, यानी ये पार्टी अगर विन कर रही है तो ये लूज कर रही है, वैसे वर्षा हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं। दिस टाइप This type focuses on dividing a fixed amount of resources such as negotiate wages where each side aim to maximize its share। दोनों साइड क्या करती है? हर साइड मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती है अपने शेयर्स। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग की। पार्टीज कोलैबोरेट टू फाइंड विन विन सोल्यूशन।
कैसे सोल्यूशन आप देख रहे हो ना, विन विन सोल्यूशंस दैट एक्सपैंड द वैल्यू फॉर बोथ एड्रेसिंग बॉर्डर्स इशू लाइक वर्क प्लेस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, कंसेसरी बार्गेनिंग इतना कोई एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको मैं स्किप कर रही हूँ। ठीक है, चलिए थ्योरीज अंडरलाइन कलेक्टिव बार्गेनिंग, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं अभी कलेक्टिव बार्गेनिंग की जो अलग, ये आज के लिए इतना ही, लेकिन अभी और इसमें बाकी है जो मुझे पूरा डिटेल में अकॉर्डिंग टू PR सिन्हा पढ़ाना है आपको। एक PR सिन्हा की बुक है, मैं कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन PR सिन्हा की लैंग्वेज से ही, डायरेक्ट स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, एग्जाम में आपके पूछा जाता है, तो वहाँ से ये अभी आप समझ लो, ऊपर से जस्ट ले लो, लेकिन अभी एक और कलेक्टिव बार्गेनिंग का मैं वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, अभी एक और ज़रूरी है। ठीक है, हम उसमें थ्योरीज की बात कर लेंगे, अभी हम आज वीडियो यहीं एंड करते हैं। ठीक है, हम उसमें बात करेंगे, और ये जो थोड़ा इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे, लेकिन थ्योरी वाला क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं करा दूंगी यूनिटरी वगैरह थ्योरी, एक्स्ट्रा थ्योरीज में मैं थ्योरीज एक साथ आपको कवर कराना चाह रही हूँ। ये जो आपको PPT आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने नहीं चेक किया तो मेरा टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हैं, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए जरा कम इम्पोर्टेंस देखते हैं, क्या इम्पोर्टेंस होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग की। चलिए, इम्प्रूव वेजेस एंड बेनिफिट, क्या पहला इंपॉर्टेंस है कि वेजेस और बेनिफिट इम्प्रूव होंगे। जब भाई दोनों पार्टी एक साथ अग्री कर रही हैं, खुश हैं, तो इम्प्रूवमेंट होगी ना, ऑब्वियसली होगी। फेयर, ऑब्वियसली फेयर वर्क प्लेस रहेगा, प्रैक्टिसेस, ऑपरेशनल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, इनहेंस कम्युनिकेशन इनहेंस होगा। ठीक है, चलिए लीगल फ्रेमवर्क एंड रेगुलेशन गवर्निंग कलेक्टिव बार्गेनिंग, नेशनल लेबर लॉज हैं, प्रोवाइड द फाउंडेशन आउटलाइनिंग राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कलेक्टिव बार्गेनिंग। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ILO कन्वेंशंस हैं जो प्रमोट करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रैक्टिसेस को ग्लोबली। यूनियन रिकॉग्निशन भी है, लीगल प्रोसेस फ्रॉम यूनियन अथॉरिटी टू नेगोशिएट ऑन बिहाफ ऑफ वर्क प्लेस। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा पढ़ने के लिए भी ऐड कर दिया है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और जो थ्योरी वाला है ना, वो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, थ्योरी में अलग से पूरा डिटेल में इसको मुझे आपको कराना है। तो आज हमने बात की जो इम्पोर्टेंट था, दैट इज़ डेफिनेशन क्या होता है, नेगोशिएशन का मीनिंग क्या होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग की मीनिंग क्या होती है, हमने टाइप को देखा, मैंने ये भी बता दिया किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमने देखा वॉलंटरी प्रोसेस क्या होता है, वॉलंटरी की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, इंटीग्रेटिव का कंडीशन कैसी कंडीशन होती है, दैट इज विन विन कंडीशन। वहीं पर डिस्ट्रीब्यूटिव की कंडीशन कैसी होती है, विन लूज कंडीशन होती है। कैसी कंडीशन होती है, विन लूज कंडीशन होती है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ये थोड़ा अधूरा भी है, नेक्स्ट में हम इसे कवर कर लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार इससे पूछे जाते हैं, अभी आने वाले एग्जाम में भी इससे ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और हम अभी में से और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, अभी इसको आप एक इंट्रो की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प था, बट अभी और जो थ्योरी है जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो थ्योरी अलग से मैं करूँगी और वो वीडियो और बड़ी होगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, जो क्वेश्चन आज के IR में मैंने 10 सॉल्व करवाए हैं वो भी चेक कर लीजिए। चलिए।